कि खटाटोप अंधेरे में जन्म लेने वाली एक खौफनाक कहानी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। जब एक दफ़ा बिजली ज़ोर से कड़की, रोशनी पैदा हुई तो मुझे वो शख्स अपने आगे सड़क पर जाता हुआ नज़र आया। इसे देखकर मैं चौंक उठा। बारिश मूसलाधार हो रही थी। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। वो कौन था जो इस सड़क पर यूं तन्हा चल रहा था? मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये कौन है जो इतनी रात को तन्हा इस मूसलाधार बारिश में चलता चला जा रहा है। मैं तो अपनी मजबूरी के तहत इस मौसम में सफ़र करने पे मजबूर था। मैं यहाँ अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था। इस वक्त मौसम काफ़ी खुशगवार था। बादल और बारिश के कोई आसार ही नहीं थे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रास्ता मुझे आगे नहीं जाने देगा। तब मैंने उस शख्स की तरफ देखा। इस मौसम में तन्हा शख्स का पैदल सफ़र करना वाकई हैरानकुन था और मुझे इस पर बहुत तरस आया। मैंने करीब पहुंचकर कार की रफ्तार धीमी कर दी। बूढ़े ने मुड़कर कार की तरफ देखा। इसके कदम भी सुस्त पड़ने लगे। मैंने कार रोकी और दूसरी तरफ वाली खिड़की का शीशा नीचे करते हुए इसे कार में बैठने का इशारा किया। बूढ़ा कार की तरफ झुकते हुए बोला, कोई बात नहीं साहब, आप जाओ, मेरा घर करीब ही है, मैं जल्द पहुंच जाऊंगा। मेरे सवार पर वो बूढ़ा शख्स कार में तो बैठ गया, लेकिन उसके बैठने के साथ ही मुझे अजीब सी कैफियत और डर महसूस होने लगा, जैसे कि वो अकेला नहीं, उसके साथ कोई और भी है। कुछ ही देर बाद बूढ़े ने तशकर अंदाज में मेरी तरफ देखा और मुझे अपने घर का रास्ता समझाने लग गया। कुछ ही देर बाद मुझे सड़क के किनारे एक कदीम तर्ज की तामीर की किला नुमा एक हवेली दिखाई दी। बूढ़े शख्स ने फ़ौरन कहा, ये मेरा घर है। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि मुझे लगा था कोई छोटा सा घर होगा, लेकिन ये तो किला नुमा एक बहुत ही खौफनाक हवेली थी। मैंने कार फ़ौरन रोक दी। बूढ़ा कार से निकला और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने भी कार मोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। बूढ़े ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर आप जाने से पहले मेरे साथ एक चाय की प्याली पी लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। बूढ़े शख्स के इस इसरार पर ना जाने क्यों मैं जाने पर उसके साथ मजबूर हो गया। जितनी देर मुझे दरवाजे तक पहुंचने में लगी, उतनी देर में बूढ़ा शख्स तीसरी दफ़ा दरवाजे पर दस्तक दे चुका था और फ़ौरन ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली एक लड़की थी। वो भी बूढ़े की तरह ही कदीम व देहाती लिबास में मलबूस थी। सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा तो बूढ़ा शख्स फ़ौरन बोला, अंदर चल के सब बताता हूँ। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, आइए अंदर आ जाएं। मैं इनके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। दरवाजे के बाद एक छोटी सी ड्यूरी नुमा जगह थी। इससे आगे एक लंबी राहदारी, जिसके दोनों तरफ कमरों के दरवाजे नज़र आ रहे थे। राहदारी के सिरे पर एक हॉल नुमा कमरा था। वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल की तरफ जाती दिखाई दे रही थी। हॉल में मुझे कोई भी बल्ब नज़र न आया, मगर हैरत इस बात की थी कि फिर भी रोशनी थी चारों तरफ। अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी बूढ़े शख्स ने अपनी बेटी को आवाज़ दी और कहा कि जाओ मेहमान के लिए कुछ खाने को लाओ, और वो सर हिलाती हुई किचन की तरफ चली गई। और फिर मैंने बूढ़े शख्स से इस हवेली के बारे में पूछा तो बूढ़े ने एक सर्द आह भरी और कहा, ये हमारी आबाई हवेली है, कभी हम भी ज़मींदार थे, फिर वक्त ने हमें कंगाल कर दिया और अब हम दूसरों की मुलाजमत करने पर मजबूर हैं। तब मैंने बूढ़े शख्स से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम खादिम है। इतनी ही देर में उसकी बेटी चाय बना के ले आई और चाय पीने के दौरान मैं और बूढ़ा खादिम मुझे अपने बुज़ुर्गों और ख़ानदानों के हालात का बता रहा था। हालांकि मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर मैंने इसका दिल रखने के लिए पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनी। बार बूढ़े शख्स ने कहा, मेरा मशवरा तो यही है कि आज रात आप यहीं रुक जाएं। उम्मीद है सुबह तक मौसम ठीक हो जाएगा। की बात सुन के मुझे भी यही लगा कि यहाँ ठहरना मुनासिब रहेगा, वरना बाहर इतनी मौसम बारिश हो रही है, मैं घर तो पहुँच नहीं पाऊँगा।
कोई जवाब ना दिया तो खादिम मेरी बात समझ गया और उसने अपनी बेटी को कहा, जाओ मेहमान के लिए सामने वाले कमरे में बिस्तर दुरुस्त कर दो। खादिम की बेटी मुझे इस कमरे में छोड़कर खुद बाहर निकल गई। जाते हुए इसने एक दफ़ा मुड़कर मेरी तरफ देखा और ऐसी गहरी निगाह कि मुझे खौफ महसूस हुआ। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। अभी आंख लगे थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे यूँ लगा जैसे कोई नादीदा जिस्म मुझ पर हावी होता जा रहा है। कुछ ही लम्हों बाद दो बड़े बड़े दांत मेरी गर्दन की तरफ चुभते हुए महसूस हुए। मैं उसी टाइम खौफ से उठ गया। जब मैंने उठ के कमरे की तरफ देखा तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि मैं बंद करके सोया था। खौफ की एक तेज़ लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। यानी मैं ख्वाब नहीं देख रहा था, यकीनन कोई मेरे कमरे में मौजूद था। मैं बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल आया। बहरहाल में गहरी खामोशी और सुकूत छाया हुआ था। सामने ही दो सीढ़ियाँ नज़र आती जो ऊपर बूढ़े खादिम के कमरे की तरफ जाती थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बूढ़े के कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर बिस्तर पर बूढ़ा चिट्ठ लेटा हुआ सो रहा था। मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा। मेरी आहट पाकर भी इसके जिस्म में कोई जंबिश ना हुई। वह बदस्तूर गहरी नींद में था। मैंने इसे एक आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। इसके शाने पर हाथ रखकर हौले से हिलाया मगर इसका कोई जवाब ना आया। मैंने इसके सीने पर हाथ रखा तो जैसे मुझे अपना ही दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। बूढ़े खादिम का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। यकीनन वो मर चुका था। मैं पलटकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा क्योंकि अब मुझे बूढ़े शख्स की बेटी की तलाश थी ताकि मैं उसे बता सकूं कि खादिम अब मर चुका है। देर बाद मुझे बूढ़े शख्स खादिम की बेटी हॉल में घूमते हुए नजर आई। मैंने इसे खादिम के मुतल्लिक बताया कि वो अब मर चुका है, लेकिन इसकी हालत में कोई तब्दीली ना आई। वो यकटक मुझे देखती रही। मुझे लगा कि सदमे से इसका ये हाल है। मैंने एक कमरे की तरफ इशारा किया और ख़ुद आगे चलने लगा। वो भी मेरे पीछे ही आ रही थी। हम कमरे की तरफ पहुँचे तो कमरे की सूरत हाल में कोई तब्दीली ना थी। बूढ़े की लाश अभी तक इसी तरह बिस्तर में पड़ी थी। ये देखो इसे क्या हुआ है। मैंने नताशा से कहा, सब बताती हूँ, मेरे साथ आओ। नताशा की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। अब इसने मेरा हाथ पकड़ा और बागीचे की तरफ ले चली। इस वक्त तक बारिश रुक चुकी। मैंने देखा कि इस झाड़ी के पीछे कुछ कब्रें बनी हुई थीं। एक खाली खुली हुई भी कब्र नज़र आ रही थी। खौफ की तेज़ लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। ये सब क्या था? इसी वक्त मैंने एक साए को झाड़ी के पीछे से निकलकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो मैं चौंक उठा। जब वो करीब आके पहुंचा तो इसे देखते ही हैरत के मारे में उछल पड़ा। दिन था मगर वो यहाँ कैसे? इसकी लाश तो मैंने ऊपर कमरे में पड़ी हुई देखी थी। मैंने नताशा की तरफ देखा और हैरत और खौफ के मारे हकलाते हुए पूछा, ये सब क्या है? नताशा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसके कुछ बोलने से पहले ही खादम ने कुछ देर एक दरख्त की तरफ इशारा किया। मैंने चौंक कर इस तरफ देखा तो मेरा दिल जो पहले ही बुरी तरह धड़क रहा था अब यूँ लगा जैसे बंद ही हो जाएगा। मुझे इस दरख्त के नीचे कफन में लपटी एक लाश दिखी। ये सब क्या है? मैंने घबरा कर पूछा। इस लाश को वहाँ से उठाओ और इस खाली कब्र में दफन कर दो। बूढ़े खादिम की सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसकी बात पर अमल करने के बजाय पलटकर वहाँ से भागने की कोशिश की तो नताशा ने मेरा हाथ दबाव से पकड़ लिया। यूँ लगा जैसे मेरा हाथ किसी आहिनी शिकंजे में आ गया हो। मैं बावजूद कोशिश के अपनी जगह से हिल ना सका। मेरे पाँव मन भारी हो गए। इसकी गैर इंसानी आवाज़ में एक अजीब सा तहक़ा, जैसा कहा है वैसा करो वरना तुम्हें भी इसके साथ ही कब्र में दफन होना पड़ेगा। ये कहते हुए इसने मुझे लाश की तरफ धकेल दिया। मैं ना चाहते हुए भी इस तरफ बढ़ गया। यूँ लगा जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे इसकी बात मानने पर मजबूर कर रही हो। मैंने आगे बढ़कर लाश को बामुश्किल उठाया। किसी बदकिस्मत नौजवान की लाश थी जिसका रंग यूँ पीला पड़ चुका था जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। इसे लाकर मैंने कब्र में रख दिया। खादिम ने कुछ दूर पड़ी एक गुलदान की तरफ इशारा किया। मैंने इसकी मदद से तो मिट्टी भरना शुरू कर दी। इसे एक कब्र की शक्ल देने के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो नताशा की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, चलो
چلو اب ایک اور قبر کھودو۔ یہ کس لیے؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیونکہ وہ اور کوئی لاش تو نظر نہیں آ رہی۔ تمہارے لیے، بوڑھے خادم نے ہنستے ہوئے کہا تو خوف کے مارے میرے ہاتھ سے گلدان چھوٹ گیا۔ میرے لیے؟ میں تقریباً چیخ اٹھا۔ ہاں تمہارے لیے، نتاشا نے عجیب سی کھرکھراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر تم اس میں اترو گے جب کوئی نیا شکار نہ مل جائے۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ شکار کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہم تمہیں بعد میں بتاتے ہیں، پہلے تم قبر کھودو۔ قبر کھودتے ساتھ ہی مجھے ان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ تبھی میرے منہ سے نکلا، میں تمہیں اور تمہاری بیٹی دونوں کو مار دوں گا۔ میری بات سن کر بوڑھا خادم ایک بار پھر بلند قہقہہ لگاتے ہوئے بولا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا اور میں نے کہا، تم کیوں معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو؟ تم کیوں مار رہے ہو اتنے نوجوانوں کو؟ ہم دونوں نے اپنی عمر بڑھانے کے لیے ایک مخصوص عمل کیا تھا جس میں معمولی سی کمی رہ گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں طویل زندگی تو عطا ہو گئی، مگر زندگی میری نتاشا سے مسلوب ہو گئی۔ اب جب تک نتاشا زندہ ہے میں زندہ رہوں گا۔ نتاشا کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے انسانی خون کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم روز کسی نہ کسی کا شکار کر کے نتاشا کے لیے لاتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد میں کچھ ہی دیر میں اس کی ساری بات سمجھ گیا اور یہ ساری کہانی سمجھ گیا کہ اگلا شکار میں ہونے والا ہوں، اور اس سے پہلے جس کو میں لاش میں اتار چکا ہوں وہ بھی ان کا پچھلا شکار تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے خادم سے کہا کہ تم مجھے یہاں نہیں روک سکتے، تمہارا پالا شاید ابھی تک صرف کمزور لوگوں سے پڑا ہے۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں اسے ڈر نہیں رہا اور میں اس کے ظلم کے خلاف لڑوں گا۔ اسی وقت مجھے ایک خیال سوجا۔ میں نے نتاشا کا ہاتھ پکڑ کر قبر کی طرف گھسیٹا اور وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ میں نے جھکائی دے کر ایک طرف ہو گیا، مگر پھر بھی مجھے اسے ٹکراتی ہوئی نیچے آن گری۔ نتاشا نے سنبھلنے کے لیے خادم کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ وہ چونکہ لاپرواہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی لڑکھڑا کر قبر کے اندر نتاشا کے ساتھ ہی گر گیا۔ میں نے اپنے پاؤں خادم کے جسم پر رکھے اور ایک جست لگاتے ہوئے قبر سے باہر نکل گیا۔ قبر میں اتنی جگہ نہ تھی کہ وہ دو جسم اس میں سما سکیں، اس لیے ان دونوں کو سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگا اور مجھے اتنا ہی وقت چاہیے تھا۔ میں نے گردان اٹھائی اور پھر اپنے ہاتھ تیزی سے چلانے لگا۔ دونوں چیخ رہے تھے اور بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں ان پہ تیزی سے مٹی پھینکنے لگا۔ دونوں دفن ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی چیخیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ پوری طرح اندر دفن ہو چکے تھے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے چاہتے تھے مگر اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ ان دونوں کو دفنا کر میں فوراً اپنی گاڑی میں جا بیٹھا اور فوراً سے سڑک کی طرف نکل پڑا۔ سڑک گھومتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ہر چکر کے بعد وہ منحوس حویلی میرے سامنے آ جاتی۔ ایک بار جب پہاڑ کے گرد گھوم کر میں تھوڑا اوپر پہنچا تو وہ حویلی مجھے نظر آئی، تو اچانک اس کی بالائی منزل کی ایک کھڑکی کا پٹ کھل گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے نتاشا اس کے اندر کھڑکی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔